नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो बात उत्तर प्रदेश चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन जो जनता के अहम मुद्दे होते हैं वो इन चुनावी रैलियों से गायब है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। जमकर ध्रुवीकरण की सियासत की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, विकास की बातें कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं। हर पार्टी वोटों के ध्रुवीकरण कर तुष्टीकरण का खेल कर रही है। बीजेपी की नजर हिंदू वोट पर है। ओवैसी और अखिलेश मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस तो हिंदुत्व पर ही सीधे सवाल उठाने लग गई है। हिंदू कौन, हिंदुत्व कौन, हिंदुत्ववादी कौन। चुनाव के अहम मुद्दे गायब। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की चुनावी रैली को आप सुनेंगे तो आपको विकास की बात कम नजर आएगी। अहम बात वोटर्स को भड़काकर अपने पाले में करने की कोशिश यही हो रही है कि मतदाताओं को ध्रुवीकरण के जाल में फंसाकर अपने पाले में कर लिया जाए, जिससे सत्ता हासिल हो सके। हिंदू मुस्लिम सभी तरह का कार्ड खेला जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनवाता हूं, जो आप कह रहे हैं कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका, अब मथुरा वृंदावन की बारी। एक बार सुनिए योगी जी को। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। यानी योगी आदित्यनाथ अब कह रहे हैं कि मथुरा वृंदावन में भी जिस तरीके से अयोध्या में, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में मंदिर का काम हुआ, उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। हालांकि मेरे साथ जब इंटरव्यू हुआ था योगी आदित्यनाथ जी का, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा अभी कुछ नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन चुनाव नजदीक आए तो योगी जी के बयान भी बदले। अब आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनिए। कल मुरादाबाद में रैली के दौरान अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि निजाम का मतलब शासक होता है, लेकिन अखिलेश के निजाम का मतलब नसीमुद्दीन, इमरान मसूद और आजम खान और मुख्तार है। अमित शाह के बयान पर ओवैसी ने तंज कसा और ट्वीट कर निजाम बदलने की बात कही। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? बीजेपी नेताओं के आपने बयान सुने, दूसरी पार्टियां भी जमकर तुष्टीकरण कर रही हैं। आपको कुछ बयान सुनाता हूं। ओवैसी हो, अखिलेश हो या राजभर, हर कोई मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए जमकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। कोई मुसलमानों को अपना लीडर चुनने की बात कर रहा है, कोई जिन्ना को आजादी का मसीहा बता रहा है। सुनिए एक बार। तो मेरा आने का मकसद अपनी शोहरत या अपनी की तस्कीन नहीं है। मेरे आने का बुनियादी मकसद यह है कि आप नेता बने, आपकी सियासी क़ियादत बने, आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने, ताकि कल कोई जाकर किसी मस्जिद को बगैर किसी वजह के, कानूनी वजह के शहीद ना कर दे। अगर आपकी आवाज होगी, आपका नुमाइंदा होगा, तो आपके नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते।
तो राजभर जो अखिलेश यादव के सहयोगी है वो तो यहां तक कह गए कि जिन्ना को पहला पीएम बना देते तो बंटवारा ही नहीं होता। ये सब यूपी चुनाव में चल रहा है। नेताओं के बयान आपने सुन लिए। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि यूपी को किसका निजाम पसंद है? जिन्ना, दंगा, मालेगांव, अब मथुरा कांड। नेताओं की डिक्शनरी से विकास के मुद्दे क्यों गायब हैं? ध्रुवीकरण के जरिए ही वोट पाए जाएंगे? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और आदिल हसन नेता हैं एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नावेद सिद्दीकी जी, जो आप पर आरोप लग रहा है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई तो वो निजाम, वो वाला निजाम नहीं और नसीमुद्दीन, आजम खान और इमरान वाला निजाम जो है वो आएगा, चुनाव से ये मुद्दे क्यों लाने पड़ रहे हैं या लाए जा रहे हैं? और विकास की बात तो आप लोग भी बहुत ज्यादा करते नहीं दिखते। जो विकास हुआ है उसको बताया जाता है कि हमारा ही था जो इन्होंने फीता काट दिया। सुशांत भाई, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। अब ये वक्त बदल गया है और देखिए किस तरह से चीजों को मोड़ा जा रहा है। अब निजाम यानी N से क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। और एक चीज तो मुझे बड़ी ताज्जुब हो रही थी, Z फॉर आजम खान। तो ये Z से आजम का क्या मतलब होता है? आजम साहब तो A से शुरू होते हैं, Z से क्या मतलब है? तो पहले तो चीजों को सही करके आए। कोई आपको ये IT सेल का बंदा कोई आपको कुछ दे देता है स्क्रिप्ट, आप उसे बोल देते हैं, तो अपनी फजीहत ना उड़वाएं। अच्छा नहीं लगता कि लोग आपके ये सुन करके हंसे इस बात पे। तो ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, अभी हम योगी आदित्यनाथ जी को भी सुन रहे थे, आपने शुरू में सुनवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आस्था की बात है, मंदिर बने, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन उनको साथ साथ ये भी कह देना चाहिए कि तीसरी लहर आ रही है। हमने सुना है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत ये 3 गुना अधिक है, तो इस बार ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इस बार बेड की कमी नहीं होगी, इस बार एम्बुलेंस की कमी नहीं होगी। अगर वो ये कह देते तो शायद इज्जत देशवासियों के दिल में, प्रदेशवासियों के दिल में उनकी और बढ़ जाती जी, और बढ़ती। और नहीं नावेद भाई, लेकिन ये कहने के लिए आपके नेता भी तो उनको मजबूर नहीं कर रहे हैं ना। अखिलेश यादव भी अपनी रैली में जिन्ना की बात कर रहे हैं, राजभर साहब कह रहे हैं जिन्ना को पीएम बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। तो आप लोग भी तो दूसरे ही डायरेक्शन में है। ये बहुत पुरानी बात है, जिन्ना को किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था ये भी समझते हैं लोग, लेकिन कुछ चैनल्स जो हैं वो उसको दूसरी तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई जिन्ना की बात उन्होंने कहा था कि कहां पे वो पढ़ के आए, कौन बैरिस्टर बना, और बहुत सी चीजें जो होती हैं स्लिप ऑफ टंग भी होती हैं कभी कभी, लेकिन उन्होंने चीज ये बताई कि वो पढ़ के नहीं। बट फिर मैं पूछूंगा कि अगर आप विकास की बात कर रहे होते तो पीएम की रैली में किस तरीके से माहौल बिगड़े, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर नहीं होती, आपकी पार्टी को एक्शन नहीं लेना पड़ता, आप लोग भी दूसरे डायरेक्शन में हैं। नहीं, आज हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है कि बताइए नोटों के बंडल जो हैं वो आपके यहाँ निकल रहे हैं, आपके लोगों के यहाँ निकल रहे हैं। अरे हमें तो भाई सुशांत भाई आप ये बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर लाल टोपी और लाल रंग का जिक्र करेंगे और जब इनकम टैक्स या रेट पड़ेगी इसकी जीएसटी की, तो उसके बाद आप सारी चीजें निकाल करके समाजवादी पर डाल देंगे। अरे आप ये तो बताइए कि ये हमारा फेलियर है। हमने कहा था, मैं कह रहा हूं चलिए इन्होंने काम नहीं किया और आप विकास की बात करते हैं, तो आपके लोग वहां माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब क्यों कर रहे थे? सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? आप भी गलत ट्रैक पर है, मैं ये पूछ रहा हूं, अभी उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं पहले आपका पूछ रहा हूं कि आप भी सही ट्रैक पर कहां हैं फिर? नहीं, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। हमने क्या गलती की आप बताइए हमें। आप भाई वो लोग जिन पर एफआईआर है, जिनको पार्टी से निकाला, क्यों निकाला आप सोचिए। देखिए कुछ लोग जो हैं, होता क्या है कि एक जब आपने भी देखा होगा पहले जब पतंगे उड़ा करती थी तो पतंगों को लंगड़ एक होता था, पत्थर बांध लेते थे ईंटे में और उसको चलाते थे और लूट लिया करते थे। इस तरीके से कुछ कार्यकर्ताओं को हो सकता है जैसा कि व्हाट्सएप पे भी समझ में निकल के ये आ रहा है कि कुछ लोगों को अपनी तरफ मोड़ करके कि भाई लाल टोपी पहनो और लाल टोपी नहीं, तो ये भी हो सकता है कि उस पतंग की डोर जो है आपके पास रही हो, पतंग पकड़ी गई, कट गई, तो आपने डोर छोड़ दी कि हम पार्टी से निकाल रहे हैं। नहीं, पार्टी से तो देखिए इस तरीके का कोई भी काम करेगा,
समाजवादी पार्टी में कोई अरे भी पर वो इस तो तरीके का पकड़े गए काम तब ना करेगा सर, और पहले वो निकाल देते decision- खुद करके, तब समझ में आता। खैर प्रेम शुक्ला जी, सुशांत आप लोग भाई, अगर decision- 5 साल decision सत्ता तो में रहे देखो। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे ही इंटरव्यू में कहा था कि मथुरा में ऐसा कुछ नहीं है, अब वो खड़े होकर कह रहे हैं अब अगला जो है वो मथुरा में भी होगा, वृंदावन में भी होगा। तो विकास की बात आपकी रैलियों से भी थोड़ी गायब दिखती है। अमित शाह भी कह रहे हैं, निजाम का फुल फॉर्म समझा रहे हैं। ये सुशांत जी, हम तो विकास की ही बात कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना, लोकार्पण करना विकास नहीं है क्या? काशी कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण करना विकास नहीं है क्या? सतलज जो है सरजू कैनाल का जो है लोकार्पण करना, यह विकास का कार्य नहीं है क्या? कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण करना, यह विकास का कार्य नहीं है क्या? और ये सारे विकास, निजाम का अयोध्या फुल का फॉर्म विकास बताना अपने सिर्फ हिसाब से ये मंदिर का कैसा निर्माण विकास है नहीं हो सर? रहा है, अयोध्या का समग्रता में विकास हो रहा है। निजाम का फुल फॉर्म अपने हिसाब से बनाकर बताना, ये कैसा विकास है? नहीं, वो भी बताता हूँ सुशांत जी। अपने हिसाब से ये नहीं ठीक है, पहले विकास भी बताएंगे और विकास के साथ जो विनाशक शक्तियां थी उनका पर्दाफाश भी करेंगे। भाई विकास हमने किस तरह से किया कि पर कैपिटा इनकम डबल कर दी, ये भी हम बता रहे हैं। जीडीपी डबल कर दी, ये भी हम बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे का निर्माण सपा बसपा ने जो संयुक्त रूप से किया, उससे अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण हमने किया, ये भी बता रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि कैराना से पलायन क्यों हो रहा था, नसीमुद्दीन की हरकतें क्या थी, इमरान मसूद किस तरह से प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने की बातें किया करते थे, मुख्तार अंसारी किस तरह से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफिया बनकर कब्जे कर रहे थे, किस तरह से अपराधियों का जो है नियंत्रण चलता था, आजम खान ने क्या क्या नहीं किया, भूमि कब्जा करने से लेके बकरी चोरी तक का अभियोग उनके खिलाफ है। अब ऐसे आपराधिक तत्वों के बारे में भी जनता को बताना कि कानून एवं प्रशासन की स्थिति को किसने बिगाड़ रखा था पर सर कई हिंदू क्रिमिनल्स का भी इनकाउंटर हुआ, उनका भी कुछ फुल फॉर्म बना देते भी कर रहे हैं सर। कुछ हिंदू क्रिमिनल्स का भी फुल फॉर्म बनाते, वो भी बनाएंगे क्या इसको? अपराधियों को नहीं, अपराधियों को जो है, आप एक तरफ तो कहते हो कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, फिर मजहब के आधार पर आतंकवादियों को रिहा कर देते हैं, फिर अपराधियों के भी मजहब ढूंढ लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो बताते हैं कितने अपराधी जेल में। यानी इनका यह कहना है सपाइयों का और एमआईएम वालों का कि अगर एक मुसलमान चोर पकड़ा जाए तो एक हिंदू साहूकार को पकड़ के जेल में बंद कर दो, क्योंकि संतुलन साधना है। इस तरह की तो मांगे करते हैं जाहिलाना कि आप एक तरफ कहते हैं कि जेलों में मुसलमानों की संख्या कितनी, अरे साहब जो अपराध करेगा अपराध के आधार में जेल जाता है, किसी कोई मजहब के आधार पर जेल नहीं भेजा आप ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आपको ये एंगल इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि पिछली सरकार का जो कनेक्शन था वो एक्सपोज करने के लिए आप ये कर रहे हैं। आदिल भाई, ओवैसी साहब की रैलियां तो हमने बहुत सुन ली, अखिलेश यादव को निजाम के लिए बोला गया था, जवाब जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। उनको हर चीज में मुसलमानों को लेकर इतनी तकलीफ क्यों होती है? वही इकलौते मसीहा हैं, उनको ऐसा क्यों प्रतीत होता है? हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते वो? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी अपने आप को मसीहा नहीं कहा, इसलिए मुसलमानों की बात करते हैं कि आप इंपेरिकल डाटा उठा लीजिए, सच्चर कमीशन, रघुनाथ मिश्रा कमीशन और कुंडू कमीशन और महमूदुर रहमान रिपोर्ट जितनी भी आई है उसमें मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर दिखाई गई है और सच्चाई है। हर कम्युनिटी का, राजभर कम्युनिटी का नेता है, ब्राह्मण कम्युनिटी में लीडरशिप जग गई है, दलितों में जग गई है, लेकिन सिर्फ एक वाहिद मुसलमान कम्युनिटी है जिसकी लीडरशिप नहीं जगी। हम चाहते हैं उसका भी लीडरशिप, उसकी भी भागीदारी हो। मुसलमान तो इस देश में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। असदुद्दीन ओवैसी इतने प्रभावशाली नेता हैं, बीजेपी में मुस्लिम नेता हैं, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेता हैं, उनकी लीडरशिप कैसे नहीं जगी? सुशांत भाई, बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की बात की। आप देख लीजिए 303 एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी को जीते नहीं। इन सिर्फ ये लिप सर्विस इनका बहुत अच्छा है, ये लिप सर्विस पे विश्वास करते हैं। कैबिनेट में कितने को जगह दी, इंपावरमेंट होना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमने डिमांड ड्रिवन 600 करोड़ रुपया डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए मांगा था, अभी तक नहीं पर सर इसको देखने का तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को वो टिकट दे रहे हैं, उनका कैंडिडेट जीत रहा है, वो मुसलमान को टिकट दे दें क्योंकि मुसलमान को देना है। भाई हर जब भी बीजेपी बैठती है तो जातीय समीकरण देखकर बैठती है, हर पार्टी बैठती है। कब जब उसकी आप बात करते हैं, विकास की, तरक्की की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, उससे भी हिस्सेदारी दीजिए ना।
सिर्फ लिप सर्विस अरे भाई, तो तक कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, कब तक इनकी लिप इनके सर्विस कैंडिडेट अगर 300-325 सीट पर जीत रहे हैं और अगर आपको उसमें कोई मुसलमान नहीं दिख रहा है तो वो जीतने वाला कैंडिडेट जीत रहा है ना। भाई जीतने वाले की बात नहीं है, जो भाषणबाजी जो करते हैं, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कर रहा हूं, उस पर मेरी तो ये, अरे भाई, अगर ये भाषणबाजी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो वो भाषणबाजी भी नहीं करते, वो तो खुल के सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं कि मैंने आपको शुरू में बोला कि इंपेरिकल डाटा उठा ले, रंगनाथ मिश्रा कमीशन या सच्चर कमीशन या कंडू कमीशन, एक मिनट, आदिल हसन ने नहीं बनाया था, ये नहीं, आदिल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मुसलमान जो है उसका विकास होना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका उपाय क्या सिर्फ ये है कि आप चुनाव में मुसलमान मुसलमान करते रहे, हिंदू सोचे मैं किसको वोट दूंगा, फिर आप कहें बीजेपी कम्युनल है। सुशांत जी, इस देश में लोकसभा में 545 एमपी हैं, आप ही सोचिए कि सिर्फ 22 एमपी एक कम्युनिटी से आते हैं। हर कम्युनिटी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देश की आजादी में 1857 से लेकर 1947 तक कभी भी कितना बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इंसाफ की बात कीजिए, अगर न्याय की बात कीजिएगा, तो इस कम्युनिटी जो दबा कुचला रहता है, पिछड़ा रहता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। मुझे एक चीज और बताइए आदिल भाई, मैं मान गया आपकी बात कि मान लीजिए मुसलमान को और ऊपर आना चाहिए पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, लेकिन जिन जगहों पर हिंदू मान लीजिए जीत कर आ रहा है और जिन जगहों पर मान लीजिए मुस्लिम वोट बैंक प्रभावशाली है, क्या वहां निर्दलीय अगर मुसलमान खड़ा हो रहा है तो जीत रहा है क्या? नहीं जीत रहा है ना। तो आप लोग उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं जो उनको लगता है उनके काम आएगा, वो धर्म देखकर वोट करें, और आप कहते हैं हम सेक्युलर देश बनाएंगे। सुशांत भाई, हमने हमेशा ये कहा कि देयर इज नो मुस्लिम वोट बैंक, ये आपने हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर दिन कहा है। आप बोलिए, एक जो दबा कुचला है, आप एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी या राजभर कम्युनिटी, मांझी कम्युनिटी, पासवान कम्युनिटी, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। आदिल भाई, इसका मतलब आप कह रहे हैं ओवैसी साहब वहां खड़े होकर जो कहते हैं कि आप जो है हमें वोट दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा, हम आपको आगे लेके जाएंगे, वो हिंदुओं से कहते हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे वोट दीजिए। आप बिहार में देखा, बिहार में 18 सीट लड़े हम, जिसमें 5 जीते हम। उसके जाके देखिए कि हमने सब कम्युनिटी को दिया, हमने यादव को भी दिया, हमने दलित को भी दिया, हमने ओबीसी को भी दिया, हमने कभी नजरअंदाज नहीं तो क्यों दिया? नहीं क्यों दिया? आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दीजिए, हारिए चाहे जीतिए, आप हर जगह मुसलमान को टिकट दीजिए। फिर इसलिए नहीं दिया कि हम चाहते हैं कि सबको जहां जिसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, हर कम्युनिटी को उसका सम्मान मिले। नहीं, आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको पता है वहां जो मुसलमान कैंडिडेट है वो जीतेगा नहीं, इसलिए आप देते हैं। सुशांत जी, बरारी कटिहार में एक कंस्टिट्यूएंसी बरारी है जो मुस्लिम डोमिनेंट कंस्टिट्यूएंसी है कटिहार में। हाँ। आप पता कर लिए, उसमें राकेश यादव जी को हमने टिकट दिया, जबकि वहां पे 1,25,000 से ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी का वोट था, लेकिन हमने राकेश यादव जी को दिया ताकि समानता हो, सबकी भागीदारी साथ। आप पता कर लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबका अपना तर्क है। बीजेपी पिछली सरकारों के नेक्सस तोड़ने के लिए धर्म की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी जो है वो अलग कर रही है, और AIMIM जो है वो सामाजिक समरूपता लाने के लिए वो धर्म की बात कर रही है। देखिए सुशांत जी, अगर नेताओं को सुनिएगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे इनसे बढ़िया सद्भावना वाले, इनसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन इन्हीं नेताओं की पूरी बात सुनिए तो बहुत साफ समझ में आता है कि मुसलमान क्यों कहता है कि भाजपा को जो हरा देगा उसी को हम वोट दे देंगे, क्यों ये कहने की नौबत आ जाती है। और यहां तक आए हम कहां से हैं? यहां तक आए हम वहां से हैं जहां आज भी अयोध्या में राम मंदिर पर सवाल गाहे बगाहे खड़ा कर दिया जाता है। आप मूल जब तक नहीं दुरुस्त करेंगे, इस देश में जो भावनाओं की बात होगी तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक भावनाएं दोनों का सम्मान होना चाहिए। जो हमारे AIMIM वाले साथी कह रहे हैं कि साझेदारी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है कि एहसास हो को सामने वाला सम्मान से हिस्सेदारी दे रहा है। तो अब अगर मान लीजिए कि मुसलमानों को हिस्सेदारी इसी वजह से मिल रही कि उनको भाजपा को हराना है और भारतीय जनता पार्टी को यह बात पता हो गई है, तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए जाएगी? मुझे लगता है कि इसमें कोई भ्रम नहीं है, और कई बार तो ये चीजें अच्छी भी होती हैं। अच्छी किस तरह से होती हैं मैं बताता हूं। अब इस देश में ये बहस छिपी हुई नहीं रही, और सच्चर कमेटी का जिसका जिक्र कर रहे हैं उससे कितना गंगा यमुना में पानी बह गया। लेकिन आज भी जब कोई नेता खड़ा होता है तो वो कहता है कि भाजपा आ जाएगी इसलिए हरा दो। भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया, उन्होंने काम किया
और आज वो कहते हैं कि देखिए हमने आपके लिए काम किया है तो हिंदुओं एक हो जाओ, और इसको वो 4.5 साल विकास, चुनाव आते ये मुद्दा। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार आदिल हसन ये बताइए, अगर आप चूंकि कह रहे हैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, अगर बीजेपी, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ये मुसलमान ने खुलकर, कई जगह ये हो गया कि भाई जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे, तो फिर बीजेपी को क्यों टिकट देना चाहिए और क्यों ना वो चुनावों में दूसरे तरफ का मुद्दा रखें जैसे आप रखते हैं दूसरी तरफ का? सुशांत जी, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर दिन कहा कि कांग्रेस पूरे पाप की जननी है, बीजेपी उसी के पाठ्यक्रम पर, उसी के नक्शे कदम पे चलती है। ये पूरा किया हुआ कांग्रेस का है, उसके बीजेपी उसी को फॉलो कर रही है। आपने देखा हैदराबाद में 1984 से लोकसभा हम जीत रहे हैं और लगभग 1.5 लाख से ऊपर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हमें वोट मिलता है, और दारुसलाम हमारा जो ऑफिस है, पार्टी का दफ्तर है, हेडक्वार्टर, हर दिन खुला रहता है, और 10 से 2 ना उस किसी के सिर पे टोपी है, किसी के माथे पे तिलक है, कोई पगड़ी पहना है, कोई क्रॉस लगा, हम कभी नहीं पूछते। दारुसलाम सबके लिए खुला है। एमआईएम की ये पहचान है, इसलिए आज तक भाजपा भी नहीं हरा पाई है, कांग्रेस भी हमें नहीं हरा पाई है, और दूसरी पार्टियां भी नहीं हरा पाई, जबकि इन लोगों ने इनडायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग अपने दोनों ने किया था। ये हमारा पहचान है। आप कभी हैदराबाद आइए, और आप गए भी थे। मैं हैदराबाद आया हूं और मुझे ओवैसी साहब ने अपनी बाइक पे खुद ही घुमाया है, और मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि वहां ये होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन ओवैसी साहब जब चुनाव में उतरते हैं तब क्यों करते हैं? यही तो उनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। आप सुशांत भाई सीमांचल देखिए, जो बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे डिप्राइव्ड है, मोस्ट नेग्लेक्टेड रीजन ऑफ द कंट्री बिहार में एक सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आता है। वहां का पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है, लिटरेसी रेट लोएस्ट है। वहां पे सबसे ज्यादा पलायन अगर हिंदुस्तान में होता है तो सीमांचल के लोगों का होता है, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब। उसके लिए ओवैसी साहब बात करते हैं। पर उसमें जिसको मुसलमान मसीहा मानता रहा लालू यादव ने क्या किया? मुझे ये बताइए, लालू यादव ने क्या किया? हमारा वही सवाल है कि सीमांचल में एक भी यूनिवर्सिटी ना नीतीश जी ने खोला, ना लालू जी ने खोला। तो फिर बीजेपी को गाली क्यों पड़ती है, ये प्रश्न। प्रेम कुमार जी आप बताइए, ये चुनाव में जो नेताओं को सुन लिया आपने, प्रेम कुमार जी, क्या नेताओं को ये बोलने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि पब्लिक भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है? वो अपना वोट जो है वो किसको देगी, उसका जात और धर्म देखकर वो अपने हिसाब से सुनती है, देखती है, इसलिए नेता भी वही करते हैं। देखिए, इमोशंस तो एक फैक्टर है, और आप देखेंगे कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भी जितनी सफलताएं मिली हैं, उसमें हिंदुत्व प्लस सोशल इंजीनियरिंग या हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवादी भावनाएं ये प्रमुखता से रही हैं, धार्मिक भावनाएं भी रही हैं। और इस बात जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि दूसरी पार्टियां भी धार्मिक मुद्दे पर बोल रही हैं, तो इसलिए मजबूर होकर के बीजेपी ऐसा बोल रही। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जा रहा है बीजेपी के लिए। दरअसल बीजेपी ने ही दूसरों को दिखाया है कि धार्मिक मामले पर ही वोट मांगे जा सकते हैं और धर्म के मामले पर ही देश में सरकार भी बनाई जा सकती है। वही मुद्दा देखिए, राम मंदिर के बाद मथुरा पर आ गए योगी आदित्यनाथ जी, तो वो विकास का जो मुद्दा लेकर के बोल रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हो, तो हम सारा सवाल विपक्ष से पूछें कि विकास के मुद्दे पर आप क्यों नहीं कर रहे? जो सरकार में है उसको मॉडल खड़ा करना पड़ेगा कि हम देखिए विकास लेकर आए हैं और इस मुद्दे पर हम वोट मांगेंगे, बाकी मुद्दों पर नहीं मांगेंगे। लेकिन ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। इवन इसमें धर्म का मामला सिर्फ नहीं है, हेट, जो नफरत फैलाने वाली भाषा है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेरे 2 प्रश्न हैं इसमें। एक, क्या आप ईमानदारी से विश्लेषण कर रहे हैं कि बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को सिखाया कि धर्म के नाम पर भी वोट मांगा जा सकता है? क्या ये इस देश का चुनावी इतिहास रहा है? क्या आप ये ईमानदारी से विश्लेषण कर रहे हैं? और दूसरा, कि क्या अगर एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि भाई हम जो है इफ्तार पार्टी करेंगे, हम जो है वो मुसलमानों के लिए खड़े होंगे, लेकिन हिंदू के साथ या हिंदू बनकर मंदिर जाने में उनको गुरेज है, तो एक पार्टी कहती है हमको नहीं है, तो इसमें उनका क्या, उसमें उनके हिसाब से क्या गलत है? देखिए सुशांत जी, आपके ही बात से ये लगता है कि जो आप उदाहरण दे रहे हैं इफ्तार पार्टी और दूसरी तमाम चीजों, उसका रिएक्शन बोल करके आप भारतीय जनता पार्टी को सही ठहरा। मैं तो पूछ रहा हूं सर, मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया है, मैंने क्वेश्चन किया। इसको भी गलत बोलिए ना, फिर इसको भी गलत बोलिए कि चलिए पहले तो गलती हुई लेकिन इससे बड़ी गलती की जा रही है। पहले कुछ लोगों ने सेकुलरिज्म का दुरुपयोग किया, लेकिन ये हिंदुत्व का एक इस तरह से वातावरण बता रहे हैं जिसमें नफरत फैल रहा है, इसका तो विरोध कीजिए। अगर वो गलत है तो ये भी ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, ये दोनों गलत है। वो कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में न जाना या जाना का जो माहौल था उसको अब आपने पूरा हिंदुत्व से जोड़ दिया और आपने जो है वो माहौल खराब किया।
देखिए, मुझे कृपा करके बताएं प्रेम कुमार जी कि 1948 में जब 10,000 चित्पावन ब्राह्मणों की पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हत्या कर दी गई और उनको न्याय नहीं दिया गया, तो ये क्या था? कृपा करके बताइए। 1984 में 10,000 सिखों का नरसंहार किया गया और वो खून बहाकर चुनाव जीता गया, पहला चुनाव। कृपा करके मुझे बताइए ना, वो सबसे पहला चुनाव था जब यहां एक पंथ के लोगों का नरसंहार करके दूसरे पंथ के लोगों के मतों का ध्रुवीकरण किया गया और स्वतंत्रता के बाद का सबसे प्रचंड जनादेश प्राप्त किया गया। और उसके बाद जिनका नरसंहार किया गया उनके प्रति सहानुभूति रखने की बजाय नरसंहार करने वालों को मंत्री पद से पुरस्कृत किया गया। और उसके बाद जिन लोगों को मारा गया उनके परिजनों पर टाड़ा लगा दिया गया, वो गवाही न देने जा पाए। इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया था ये कि कांग्रेस ने किया था? श्रीमान राजीव गांधी कहते बड़ा पेड़ जो है गिरता है तो धरती हिल जाती है। इस तरह के जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए। अब उसके आगे आइए आप 1985 में शाहबानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट करके जब आपने शाहबानों जैसी पीड़िता को न्याय देने से इनकार कर दिया, तो ये राजनीति कौन कर रहा था? और ये लंबा इतिहास है। लेकिन प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि पिछला गलत हुआ, इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं वो सही कैसे? वो ये पूछ रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल, हम बस, बहुत अच्छा प्रश्न है उनका, इसी का उत्तर दे रहा हूं। ये गलत किए थे, हम उसको सही कर रहे हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की, धर्मांधता के शक्तियों को प्रमोट करने की जो राजनीति की थी, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। हम एलपीजी गैस कनेक्शन दे रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है या बहुसंख्यकों का पहला अधिकार है। हम मुफ्त के मकान देख रहे हैं तो किसी का मजहब नहीं देख रहे हैं। हम हर घर में जल की योजना ले जा रहे हैं तो किसी का मजहब नहीं देखा जा रहा है। हम अगर मुफ्त के शौचालय बना कर दे रहे हैं, अगर किसी को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है तो हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है, ऐसा कह रही है? हर किसी को 80 करोड़ भारतीयों को मिल रहा है। प्रेम कुमार जी और नावेद भाई भी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि आपकी योजनाएं जो हैं वो एक धर्म विशेष के लिए जो है वो केंद्रित हुआ करती थी और लोगों को ये बताने की कोशिश बीजेपी कहती है कि वो कर रही है कि ये दोबारा आए तो फिर वही वाला हिसाब होगा। तो इस पर में धर्म का जिक्र ज्यादा और काम का कम क्यों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को भी कह रहे हैं कि वो जो पहले गलत हुआ उसका कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे। देखिए सुशांत जी, प्रेम शुक्ला जी बुला रहे हैं कि जब सिख का कत्लेआम हुआ था दिल्ली में तो संघ जो नेता रहे उन्होंने उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जो हुआ ये सही हुआ, ये सबक मिलना चाहिए। इसकी इवन ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए आडवाणी जी धरने पर बैठे थे कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इन बातों को प्रेम शुक्ला जी भुला रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि करेक्शन का क्या मतलब है। आज आपने एक और सवाल रखा कि जो अखिलेश यादव की सरकार या दूसरे लोग भेदभाव कर रहे हैं या किसी को तुष्टीकरण कर रहे हैं। जो भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया जा सकता है वही एक सरकार करती है या कर सकती है। आज तो दिया गया आरक्षण भी आज लोग हटा रहे हैं, बैकलॉग बना दे रहे हैं, आरक्षण देने को तैयार नहीं, जबकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो दिया गया है। वो भी भेदभाव है। और जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि किसका संसाधनों पर अधिकार है, तो देखिए ये हिंदुओं को प्रभुत्व वाला देश रहा है और हम हमेशा कमजोर लोगों को सबसे पहले देते हैं, ये हमारा स्वभाव रहा है। तो इसमें जो कमजोर तबका है, जाहिर है सच्चर कमेटी की भी चर्चा हुई है कि दलितों से भी कमजोर तबका मुसलमान, हिंदू कमजोर नहीं है, संसाधनों पर हिंदू कमजोर नहीं है। प्रेम कुमार जी, हिंदू कमजोर नहीं है इस देश में। हिंदू जो है वो मुकेश अंबानी की तरह बंगले में रह रहा है क्या? हिंदू को कमजोर मैंने कहा क्या? नहीं, तो आप कह रहे हैं पहले कमजोर को देने की परंपरा रही है। ये मनमोहन सिंह ने ठीक किया था बतौर प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह की बात को मैं समझा रहा हूं। नहीं, आप गलत समझ, आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या एक मिनट, क्या आज की डेट में बीजेपी ये कर दे कि भाई जो मुफ्त के घर मिलेंगे वो पहले हिंदुओं को मिलेंगे क्योंकि हिंदू उनकी नजर में कमजोर है, आपको चलेगा क्या? हाँ, इसीलिए नहीं जमेगा क्योंकि हिंदू सबसे पीड़ित, सबसे कमजोर तबका नहीं है। लेकिन ये आपने कैसे तय कर लिया? 80 करोड़ हिंदुओं में कितने पीड़ित हैं और कितने पिछड़े तबके हैं? सही है,
हिंदुओं में दलितों के लिए कर दे, उनका पहला अधिकार है इस देश की प्राकृतिक संपदा पर। क्यों नहीं होगा? नहीं, क्यों होगा? वंचितों का क्यों होगा? आप ये कह रहे हैं पहले मुफ्त के घर दलितों को मिलेंगे। संपन्न वर्ग का देखिए, आप दान दक्षिणा का जो सोच है ना, वो भी इसी से पैदा हुई है। जो कमजोर है उसको दीजिए, ये दान है हमारा, दक्षिणा है। अरे तो कमजोर का धर्म देखकर क्यों दीजिए? कमजोर का धर्म देखकर क्यों दीजिए? कमजोरी देख के दीजिए ना। सुशांत जी, ये प्रश्न नहीं सुन पाए आपका। मैं कह रहा हूं कमजोर को कमजोर है तो दीजिए, लेकिन कमजोर का धर्म देख के क्यों दीजिए? धर्म देखकर नहीं। ये मनमोहन सिंह ने यही कहा था, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश की संसाधनों पर। सुशांत जी, इसलिए कि वो कमजोर हैं, सिर्फ धर्म के मामले में नहीं, हर मामले सर बहुसंख्यक में भी कमजोर हैं। तो ये आप गलत बात कर रहे हैं प्रेम जी, इस पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे सुशांत जी। मैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से उस बात को व्याख्या कर रहा हूं कि हम दान दक्षिणा की पैदाइश नावेद भाई यही समस्या की जड़ है क्या? समस्या की जड़ यही है क्या कि आप जब किसी को प्रेफरेंस देने लगते हैं तो फिर दूसरा वर्ग खड़ा होता है कि भाई ये धर्म के नाम पर क्यों हो रहा है, फिर वो चुनाव में मुद्दा बनता है। अगर हम दिव्यांग को अगर कुछ देते हैं तो क्या हम तो दिव्यांग का धर्म देखकर मत दीजिए ना भाई, दिव्यांग को दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात। मैं उदाहरण इसलिए रख रहा हूं कि नहीं, जिसको जरूरी है उसको हम देते हैं, धर्म के हिसाब से नहीं देना चाहिए, बात सही है। लेकिन हम जाति धर्म, कोई अगर धर्म पिछड़ रहा है, कोई धर्म अगर एकदम से धर्म में होने की वजह से, इस्लाम में होने की वजह से कोई मुसलमान की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है, तो क्या सरकार इस्लाम में होने की वजह से शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है? इस्लाम में होने की वजह से शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए पहला संसाधन उनको उठा के दे दीजिए। और हिंदू वाला जो बेचारा पड़ा हुआ है अनपढ़, उसका क्या करें? मुसलमान पिछड़ा है, तुम पीछे आओ लाइन में। दलित प्रेम कुमार जी कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तो उन्होंने कह के गलत किया, आप उसको डिफेंड करके गलत कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी पहले आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास नावेद भाई। सुशांत जी, मैं बस 3-4 बातें कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुन ले लो। देखिए, ये इस बेशर्मी से कोई ऐसे कुतर्क का बचाव कर ले, ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कह रहे हैं कि आरक्षण किसी को मिलना चाहिए तो बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में मिलता है, लेकिन आप कहने लगे कि नहीं मुसलमान को दो। अरे ये तो संवैधानिक दायरे के खिलाफ है। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को एक बराबर किया। ये विचार गलत है, दूषित विचार है आपका, ये विभाजनकारी विचार है। और प्रेम कुमार जी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था तो उनको भी अपना बचाव करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि नहीं गलती से निकल गया, उनके सलाहकारों ने बताया था। और आज आप कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तो आज जब कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर सबको हाथ पकड़ लीजिए, तब क्यों आप लोग दूसरी तरफ से बात करने लगते हैं?